Welcome to the classes. Today I am here to teach you very important topic free fall. ये टॉपिक क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन में आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्री फॉल इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। जिस मोशन में केवल ग्रेविटी एक्ट करती है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ये आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हैं तो वो अर्थ पर वापस लौटकर जरूर आता है। और ये हमको न्यूटन ने बताया है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बॉडी को एयर में थ्रो करते हैं, राइट, तो एक पॉइंट पर जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन जब वो लौट कर आती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट मीन्स कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और वो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब अर्थ किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है उस कंडीशन में बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एन स्टोन ड्रॉप डाउन एन एम्प्टी वेल। स्टोन को यदि आप वेल में ड्रॉप करते हैं इट मीन्स वहां पर ग्रेविटी वर्क करती है। एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इट्स डिसेंट। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आपको ये समझना है। अब आप देखिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे थ्रो करते हैं, राइट, हमने एंगल पे थ्रो किया है तो बॉडी हमारी स्ट्रेट ना मूव करके एक पैराबोलिक पाथ बनाती है, राइट। तो पैराबोलिक पाथ में बॉडी हमारी स्टार्टिंग में अपवर्ड मूव कर रही है, राइट। एक पॉइंट पर जाने के बाद हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद वो डिसेंट, इट मीन्स नीचे आएगी। तो जब डिसेंट होता है उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा उसको कहते हैं ग्रेविटी, राइट। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मूव करती है टुवर्ड द अर्थ तो उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। It means body has uniform acceleration and this acceleration is known as acceleration due to gravity. Why? Because the acceleration produced by gravitational force of the earth on the body. Understood? It is denoted by g. इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन है तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ग्रेविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ग्रेविटी ऑलवेज वर्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क नहीं करती है, ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज वी टेक एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r। तो आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है जिसका मास m है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और r डिस्टेंस से हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है, जिसका मास m है, राइट। अब आपको पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ? F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इट मींस r स्क्वायर। सो F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो हमारा G होता है ये थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब आपको ये पता है कि जब कोई बॉडी मूव करती है उसमें एक्सेलरेशन होता है और उसमें फोर्स अप्लाई होता है, इट मींस वहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो होता है। सो F इक्वल टू m है। और यदि हम बात करें फ्री फॉल की तो A हमारा रिप्लेस हो जाएगा G से। सो F इक्वल टू mg। सो नाउ बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल। सो mg इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर, m टू m कैंसिल, g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। g का फॉर्मूला आया है gm अपॉन r स्क्वायर, where r is the distance between the object and the center of the earth, right? Suppose if object is on the surface, यदि हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही है, so we take r equal to r, right? Radius of the earth। तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी
वो इस बार रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी। सो g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर होता है उस कंडीशन में g का फॉर्मूला आएगा gm अपॉन r स्क्वायर। और आप यहाँ से एक चीज नोटिस करिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मीनिंग ये है कि चाहे हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट हो और चाहे हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अर्थ दोनों बॉडीज पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, राइट। यदि आप एलिफेंट को थ्रो करें और आप आंट को थ्रो करें, चींटी को थ्रो करें, तो दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, राइट। मास ऑफ द अर्थ हाउ मच, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ r इक्वल टू 6.4 10⁻6 मीटर, राइट। पुट द वैल्यूज हियर। सो g इक्वल टू 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 अपॉन 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस पर g की वैल्यू कितनी होती है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो gm, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, gmm, it means mass of the moon upon rm, radius of the moon square, right. You know very well what is the value of g, 6.67 multiply 10⁻11 newton meter square kilogram -2, right. Mass of the moon mm equal to 7.4 10⁻22 kilogram, right. Radius of the moon rm equal to 1.74 10⁻6 meter. Put the values here. So gm equal to 6.67 10⁻11 multiply 7.4 10⁻22 upon 1.74 10⁻6 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्यूशन you will get 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बहुत ज़्यादा कम होता है कंपैरिजन टू GE, इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं 9.8 होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं मून पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, इट मींस जो बॉडी का वेट है वो मून पर बहुत ज़्यादा कम होता है, अर्थ पर बॉडी का वेट ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं W इक्वल टू होता है mg, राइट। यदि हमारा g चेंज हो जाता है इट मींस वेट ऑफ द बॉडी भी चेंज हो जाएगा। तो यदि हम मून की बात करते हैं तो मून पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होता है, इट मींस वहाँ पर हमको हल्का प्रतीत होता है, वहाँ पर हमको हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर g की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, अंडरस्टूड। और वहाँ पर आप उड़ भी सकते हैं क्योंकि g की वैल्यू कम होती है, और यहाँ पर आप अर्थ पर ही रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर ही रहते हैं क्योंकि g की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप gm को g से डिवाइड कर दें, gm डिवाइड बाई ge, राइट, सो 1.6 अपॉन 9.8, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली यू गेट 1/6। यदि आप इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 1/6। सो gm इक्वल टू 1/6 ge, क्लियर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जितनी ग्रेविटी यहाँ पर है यदि हम उसको 6 से डिवाइड कर दें तो उतनी ग्रेविटी हमें मून पर मिल जाएगी, और ग्रेविटी कम होने से हमारा वेट भी वहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि मास डज नॉट चेंज, मास तो चेंज नहीं होता है, तो बॉडी का वेट जब ही चेंज हो सकता है जब वहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। और यदि आपसे कहा जाए
कि मास ऑफ द मून को कैलकुलेट कीजिए। तो इस फॉर्मूले से हम मून के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, mm इक्वल टू gm इंटू rm² अपॉन g, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gm? अभी हमने आपको बताया है gm इक्वल टू ge अपॉन 6, कि जितनी ग्रेविटी अर्थ पर होती है यदि हम उसको 6 से डिवाइड कर दें तो उतनी ग्रेविटी मून पर होती है। सो 9.8 डिवाइड बाय 6, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो 1.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द मून? 1.74 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 11। तो आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22 किलोग्राम। तो यदि आपसे मास ऑफ द मून कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस जरूर आती है और उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, राइट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g एंड g इक्वल टू j अपॉन r²। ये हमने फॉर्मूला सोल्व किया है। तब आपका क्वेश्चन होगा कि जो हमने भी वैल्यू कैलकुलेट की है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या वो एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है? क्या वो कभी चेंज नहीं होती है? तो आइए अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। तो पहला आता है बेटा ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ हमारी सर्कुलर शेप में नहीं है, अर्थ हमारी ओवल शेप में है और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बेटा इक्वेटर और ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोलते हैं पोल एंड दिस इज द सेंटर, राइट। और इस वाले डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RE से, इट मींस इक्वेटर रेडियस, और सेंटर से इस वाली डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RP से, इट मीन पोल रेडियस, राइट। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यदि हम बात करें अर्थ की शेप की तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि RE ग्रेटर देन RP, इट मींस इक्वेटर की रेडियस ग्रेटर देन है पोल की रेडियस से, राइट। तो यदि RE हमारा ग्रेटर देन होगा RP से, राइट, तो आप देखिए G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि G भी हमारा कांस्टेंट है और मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ के, राइट। तो यदि हमारा RE ग्रेटर होगा उस कंडीशन में G हमारा मिनिमम होगा, राइट। और यदि हमारा RP मिनिमम है, RP लेस है, इट मींस G हमारा मोर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज मैक्सिमम एट पोल्स, राइट, एंड मिनिमम एट इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन के कारण भी g की वैल्यू में चेंज आता है और जब हमारी अर्थ रोटेट करती है उस कंडीशन में भी g की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पर और मिनिमम होती है इक्वेटर पर। थर्ड आता है ड्यू टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि हम अर्थ से हाइट पर जाते हैं और अर्थ से डेप्थ पर जाते हैं दोनों ही कंडीशन में g की वैल्यू डिक्रीज होती है, g डिक्रीजेज, चाहे हम हाइट पर जाएं और चाहे हम डेप्थ पर जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, g हमारा होता है बेटा 0, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थ के सेंटर पर g की वैल्यू 0 होती है, राइट। सो W इक्वल टू m इंटू जी, राइट। सो m इंटू 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स अर्थ के सेंटर पर बॉडी का वेट 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सब कंडीशन में g की वैल्यू चेंज होती है और g की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट। और आपको ध्यान रखना है इक्वेटर पर g की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल पर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है और सेंटर ऑफ द अर्थ पर g की वैल्यू 0 होती है, इट मींस weight of the body will be 0 at the center of the earth. So we have discussed about free fall and uniform acceleration produced in a body by gravitational force of the earth, and we have also studied how to calculate mass of the moon, how to calculate gravity on the moon and variation in the value of g.
कि हमारा जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। और हमने ये भी देखा कि जी सभी बॉडी पर सेम लगता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट हो और चाहे हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट हो, दोनों बॉडी पर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि दोनों बॉडी पर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो लाइटर बॉडी बाद में क्यों आती है और हैवी बॉडी पहले क्यों आती है? तो इसका आंसर ये है, एयर भी बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं या ब्यूएंट फोर्स कह सकते हैं। हैवियर बॉडी पर ब्यूएंट फोर्स कम लगता है और लाइटर बॉडी पर ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा लगता है। और यदि हम वैक्यूम में लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम से ग्राउंड पर वापस आती हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जी हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है।